वेलकम बैक दोस्तों। आज का जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ वो है असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं उसको कैसे फिलअप करना है, उसमें क्या क्या डिटेल जाएगी उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक, अब सबसे पहले आपके सामने जो डॉक्यूमेंट मैं ला रहा हूँ वो है आपका UPSSC से आपका इनविटेशन लेटर, जो कि इस फॉर्म में है, जिसको आप सबने डाउनलोड भी किया होगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर यहाँ पे आपकी डिटेल, आपका नेम और आपके फादर्स नेम, ठीक, और यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल, ठीक है, जिसमें आपका जो रिक्रूटमेंट का जो मेन बेस था वो है। ठीक है, ये तो मेन इनविटेशन लेटर है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रपत्र 1। अब आपके सामने है प्रपत्र 1, जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी। और सेल्फ अटेस्टेड कैसे होगी वो आपको पता है, आधा साइन यहाँ आधा साइन इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो रिक्रूटमेंट का जो डिटेल्स है वो सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पे आपका रोल नंबर है। ठीक है, अब पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, तो इसमें आपको पूरा लिखना है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ब्रैकेट में जनरल ऑब्लिक स्पेशल रिक्रूटमेंट, फिर ब्रैकेट बंद ऑडिटर। ठीक, फिर अभ्यर्थी का नाम इंग्लिश में तो आपका नाम प्रिंटेड ही होगा, उसके ऊपर आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, जिसमें आपको फुल प्रेजेंट एड्रेस और फुल परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को आपको फुल लिखना है। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों ही सेम है, एक जैसा ही है, तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, फिर जन्मतिथि ईस्वी में, मतलब जो प्रॉपर, अगर मान लीजिए आपकी DOB 26 जनवरी जो है उसके आगे आपका 2004 है या कुछ भी है, तो उसके हिसाब से फिर आपको लिखना है। और वही जो नंबर्स में आपने लिखा है उसी को आपको वर्ड्स में भी लिखना है, जैसे 26 जनवरी 2004 ऐसे करके। ठीक है, फिर आइए अभ्यर्थी के पिता पति का नाम। अब मान लीजिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़की मैरिड है तो यहाँ पे पति का नाम मेंशन कर सकती है। ठीक, और अगर अनमैरिड है तो पिता का नाम। सेम नहीं, मतलब लड़के के साथ होगा कि वो पति का नाम तो नहीं लिखेगा, तो वो पिता का नाम टिक करके यहाँ पे पिता का नाम मेंशन कर देगा। उसके बाद अगर लड़की है मैरिड है तो वो पति के नाम यानी उसका जन्म स्थान, पति का जन्म स्थान जो है उनका नाम उसका लिखेगी। और अगर अनमैरिड है तो वो पिता का जन्म स्थान लिखेगी। ठीक, फिर अभ्यर्थी के पिता या पति का पता यदि मृत हो तो, यानी अगर लड़की है मैरिड है और उसके अगर हस्बैंड मर गया है तो उसका जो है नाम लिखना है। ठीक है, और प्लस नाम के साथ उसका पता भी लिखना है। और अगर लड़की अगर अनमैरिड है तो पिता का लिखेगी, और लड़का है तो वो भी पिता का ही लिखेगा। ठीक है, लास्ट में है क्या पति या पिता कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली, यानी अपनी नेशनैलिटी कभी चेंज की है, मतलब क्या वो इंडियन से कुछ और हुए हैं, किसी और जाके कंट्री में रहे हैं। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे नो होगा, और इसको या तो क्रॉस कर सकते हैं नो कर सकते हैं, और ये जनरली नो ही रहेगा। ठीक है, अगला, क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अथवा भारतीय नागरिक हैं, यानी आपके पति या पिता की नेशनैलिटी को कहा गया है। तो अगर उन्होंने कहा अगर भारतीय नागरिक हैं तो येस, क्योंकि जनरली यहाँ पे अगर इंडियन वैकेंसी है, UPSSC की वैकेंसी है, तो इसमें येस ही रहेगा। ठीक है, अगला, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं। अब ये इसमें मेन मैटर करेगा कैटेगरी का, कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने 5 कैटेगरीज बना रखी हैं, जनरल, EWS, OBC, SC ST। तो आप जनरली जो है आरक्षण यानी रिजर्वेशन किसको मिल रहा है, EWS को मिलता है, OBC को मिलता है और SC ST को मिलता है। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी में हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप उनमें से किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नहीं करना है, अर्थात अगर हाँ किया है तो आपको अपनी वर्ग और जाति को बताना होगा। ठीक है, फिर क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमा में छूट के लिए। अब देखिए एज रिलैक्सेशन में भी सेम है, SC ST OBC इन सबको जो रिलैक्सेशन या आरक्षण मिलता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, अगर हैं तो हाँ, और अगर नहीं फॉल करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं आते हैं तो नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो मेल या फीमेल जो भी हैं, अगर दोनों लोग ही अगर मैरिड हैं तो यहाँ यस करेंगे, और अगर अनमैरिड है तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि
हाँ, तो क्या अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं? मतलब अगर मेल पर्सन भर रहा है तो अगर उसकी एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तो वो हाँ यहाँ हाँ करेगा। लेकिन हम जानते हैं हमारे इंडियन हिंदू मैरिज सिस्टम में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, तो हम यहाँ पे नो रखेंगे। ठीक। अब यहाँ पे अब आपका आता है मेन क्वालिफिकेशन एरिया, जिसमें सभी शैक्षणिक तथा अथवा प्राविधिक परीक्षाएं जो भी आपने मतलब असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जिस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है उसको हम यहाँ पूरा मेंशन करेंगे। तो हाई स्कूल लिखना है, और हाई स्कूल में हमने क्या क्या सब्जेक्ट लिए थे उसको पूरा लिखना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस वगैरह। आपने किस डिवीज़न से पास किया है वो यहाँ मेंशन करना है, किस ईयर में पास आउट किया वो लिखना है। प्राप्तांक और प्रतिशत, यानी जैसे मान लीजिए हाई स्कूल 600 नंबर का था, 600 में से आपको जितना मिला है वो उतना लिखना है, 378/600, उसका परसेंटेज निकाल के उसको ब्रैकेट में मेंशन कर देना है। और फिर आपको जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिला है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भरेगा। ठीक है। सेम चीज़ इंटरमीडिएट के साथ भी है। इंटरमीडिएट में भी आपने मेन है असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली बात है कॉमर्स का ही मामला है। तो मेन है अकाउंट्स, बिजनेस, बैंकिंग, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन। ठीक। तो बैंकिंग की जगह आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको भरेंगे। ठीक है। अब इसमें डिवीजन की बात करते हैं, तो जो भी डिवीजन आपने निकाला था 12th में आपको वो लिखना है, और किस ईयर में किया है वो लिखना है। और फिर प्राप्तांक यानी ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स को दिखाना है। तो यहाँ मेरा 500 में से था, हम सभी का इंटर 500 में ही होता है, तो 247/500 आपका जो परसेंटेज था आपको दिखाना है। फिर प्रमाण पत्र संख्या यानी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर स्नातक में बीकॉम है, तो बीकॉम में आपके जनरली 3 साल का होता है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर होंगे, अगर ईयरली बेस पे था तो 3 साल होंगे। तो हम तीनों साल के सब्जेक्ट्स तो नहीं लिख सकते, हम करेंगे क्या, बीकॉम करके ऑल सब्जेक्ट्स लिख देंगे। यहाँ अपना डिवीजन दिखा देंगे, तीनों ईयर का मिला के जो डिवीजन हमको मिला है वो दिखाएंगे, और किस साल में हमने अपना बीकॉम पास किया है वो दिखाना है। और ये जो यहाँ मार्क्स लिखे हैं ये टोटल होता है तीनों सालों का मिला करके। मेरा 1900 पे था, तो मैंने 1900 में से 1007 था, यानी मेरा 53% के अराउंड था। यहाँ मैंने अपना जो मुझे बीकॉम की डिग्री मिली है सर्टिफिकेट, मैंने उसका नंबर भरा है, और मेरा उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट था इंश्योरेंस, तो मैंने वो इंश्योरेंस यहाँ भर दिया। अब आइए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए बीकॉम प्लस ओ लेवल का ही एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, यानी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। लेकिन अगर आपके पास बीकॉम के अलावा भी कुछ है तो आप उसे दिखा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो एमकॉम में भी मैं ऑल सब्जेक्ट्स लिखूँगा। फर्स्ट डिवीज़न, अगर आपका भी एमकॉम है तो आप भी लिख सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न किस ईयर में पास किया वो दिखना है। टोटल मार्क्स, और यहाँ ऑब्टेन मार्क्स मेरा 1394/2200 था, यानी 2200 में से 1394 मिला था, जो कि परसेंटेज था 63.36। और यहाँ पे मैं डिग्री का सीरियल नंबर मैंने लिखा हुआ है, जो कि 731 था। और मेरा जो ऑप्शनल था वो था एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया प्लानिंग। ठीक। अब यहाँ पे अन्य शैक्षिक प्राविधिक यानी डिप्लोमा डिग्री अर्हता हूँ, इसमें आप अपना रिसर्च वर्क भी यानी पीएचडी अगर होल्डर हैं तो आप वो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि मैंने दिखाया भी है। ओ लेवल मेरा फर्स्ट डिवीज़न था, 2019 का पास आउट हूँ, और मुझे सी ग्रेड मिला था, और ये मेरा सर्टिफिकेट नंबर है ओ लेवल का। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया हुआ है, जो कि गूगल की तरफ से कराया गया था 2020 में। और फिर मेरी पीएचडी भी कंप्लीटेड है 2022 की। ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे मैं खेल कूद, यानी अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो या कुछ भी किया, तो अगर उसमें आपका सर्टिफिकेट हो तो आप उसको भी यहाँ दिखा सकते हैं यस करके, अगर नहीं है तो नो करके उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 12th में है, अगर आपने कोई जॉब की है, प्राइवेट जॉब या कुछ भी, तो आप उसको भी यहाँ शो कर सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं किया है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं। कंपलसरी क्या था, बीकॉम प्लस ओ लेवल। अधिमान का मतलब था प्रेफरेंशियल। तो मेन है बीकॉम का हमको यहाँ लिखना है अनिवार्य में, बीकॉम उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। फिर ओ लेवल, जो कि इसमें डिमांडेड था कि ओ लेवल होना चाहिए कैंडिडेट को, तो ओ लेवल लिखना है और उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ठीक। अगला, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना, यानी अगर आप किसी टेरिटोरियल आर्मी में आपने कम से कम 2 साल की सेवा की है तो आपको हाँ पे टिक करना है, और उसका प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट लगाना है, और अगर नहीं किया है तो नहीं पे टिक करना है। फिर अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी आप हाँ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं पे टिक करके उसको छोड़ देंगे। फिर क्या अभ्यर्थी किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित, यानी क्या आप किसी क्राइम में पकड़े गए हों तो उसमें आप हाँ लिख करके
अगर है तो उसका पूरा पूरा डिटेल आपको देना है। जनरली ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब में आना है तो आपको पूरा वाइट कॉलर पर्सन होना होता है। तो ये का खा गा इसी से रिलेटेड है, ठीक। तो अगर आप डिमोशन हुआ हो तो भी आपको बताना है, किसी एग्ज़ाम से डिबार हुए हैं, किसी आयोग ने आपको डिबार किया है तो वो भी आपको बताना है। अगर तीनों एप्लीकेबल नहीं है, नहीं आपके तीनों में से कुछ नहीं है, तो आपको उसको क्रॉस कर देना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आवेदन परीक्षा शुल्क, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको ज़रूरी नहीं है भरना, क्योंकि ये जो प्रपत्र आपको मिला है, ये ऑब्वियस सी बात है कि आपने जब उसका फाइनल एग्ज़ाम का अगर अपने फ़ीस भरी होगी तभी आपका एडमिट कार्ड जनरेट हुआ, तो इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ पे जो डिक्लेरेशन सेक्शन है, यहाँ पे मैं आपका जो नाम है वो लिखना है, करता हूँ, अगर फीमेल है तो करती हूँ करेगी, मेल है तो करता हूँ करेगा, ठीक है। पूरा करने के बाद यहाँ पे दिनांक में आपका डीवी डेट लिखाएगा और प्लेस पे लिखाएगा लखनऊ, ठीक है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपके साइन होंगे, फुल नेम होगा 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फुल परमानेंट एड्रेस जाएगा। यहाँ देखिए एक स्टार लगा हुआ है कि जो लागू ना हो उसे काट दिया जाए, यानी इन डिटेल में से आपके पास जो भी लागू नहीं है आप उसे काट सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपके सामने लाया हूँ अटेस्टेशन फॉर्म, यानी प्रमाणीकरण प्रपत्र, ये जो कि प्रपत्र 2 है। अब इसमें आपको ये आपको सर्टिफाई करना होता है कि मैंने जो भी डिटेल, मतलब आपने जो भी डिटेल भरी है वो सही है, अगर गलत निकलती है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ठीक। तो वही मेन है। कन्विक्टेड मतलब अगर आपको दोष सिद्ध होता है कि आपने जो भी डिटेल भरी है उसमें से कोई भी ये डिटेल गलत है, तो आपका जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाए, अभ्यर्थन आपका निरस्त कर दिया जाए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेम प्रिंटेड रहेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा प्रिंटेड, और इधर आपका रोल नंबर प्रिंटेड रहेगा, ठीक, जो कि प्रपत्र आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा। अब इसके बाद पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो तो, ठीक, तो फादर का फुल नेम जाएगा, फिर यहाँ पे माता का पूरा नाम मदर्स नेम फुल जाएगा। अब फिर निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, यानी आपने ऊपर जो नाम लिखे हैं उनकी राष्ट्रीयता। सबसे पहले पिता, यानी अगर फादर नेम लिखा है तो वो उनकी राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। मदर की इंडियन है। और अगर आप मैरिड हैं, अगर मेल पर्सन भरा अगर मैरिड है तो वो इंडियन लिखेगा, ठीक, और फीमेल है तो वो भी इंडियन लिखेगा। अब अगर फीमेल है तो पति का स्थान लिखेगी, जन्म स्थान, और अगर मेल है मैरिड है तो वो पत्नी का जन्म स्थान लिखेगा, ठीक। जैसे मैंने यहाँ लखनऊ दिखा रखा है कि दैट मेरी वाइफ लखनऊ की है, तो मैंने लखनऊ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे आइए, स्थायी निवास का पूरा पता, यानी आपका पूरा जो कि आपका करस्पॉन्डेंट, देखिए दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक करस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो स्थायी निवास यानी परमानेंट एड्रेस की डिमांड कर रही है, जिसमें आपका गांव, थाना तथा जिला, सड़क सब कुछ इसमें आएगा। तो फुल परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है, जिसमें आपका पिन कोड भी होगा और पुलिस स्टेशन यानी थाना भी मेंशन करना है आपको। और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है, यदि मूलतः पाकिस्तान, यानी अगर आप पाकिस्तान के निवासी हैं और भारत में माइग्रेट में प्रव्रजन हुआ है आपका, तो आपको उसकी भी डिटेल देनी, लेकिन जनरली ये क्रॉस रहेगा, ठीक है। वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आपको जो एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे वही एड्रेस आपको यहाँ भी लिखना होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, 7वां पॉइंट है आयु तथा जन्म की तारीख, यानी मान लेते हैं अगर आप 26 जनवरी 2004 के आपके जन्म हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको आपके एज कैलकुलेशन करनी है कि आप कितने साल के हैं, वो यहाँ लिखना है, और उसी को वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक। और आपकी यहाँ DOB यानी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी प्रिंटेड होगी, उसको आपको यहाँ सिर्फ वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ भी आपको लिखना है। अब आते हैं स्कूल कॉलेजों का नाम पूरे पते के साथ, यानी शैक्षिक योग्यताएं जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान एवं स्कूलों कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए गए, ठीक। तो यहाँ हाई स्कूल, इंटर और बीकॉम यानी ग्रेजुएशन, मेन बीकॉम है, तो हाई स्कूल, इंटर और बीकॉम की पूरी डिटेल आपको यहाँ भरनी है कि एडमिशन की डेट क्या है, और आपने जब क्या बोलते हैं हम छोड़ा जाता है, हाई स्कूल छोड़ते हैं, इंटर में जाते हैं, वो डेट लिखनी है, और यहाँ परीक्षा जो पास की हो तो 10th 12th और बीकॉम ये रहेगा, उनकी डेट ऑफ एंट्रेंस होगा और डेट ऑफ एग्जिट होगा, ठीक। डेट ऑफ एंट्रेंस, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ एंट्रेंस, डेट ऑफ एग्जिट, ठीक है। चलिए अगला पेज देखते हैं। अब उसी का दूसरा पार्ट, अब यहाँ पे कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो तो पूर्ण विवरण तथा पते उम्मीदवार से पहले काम किया हो। इसमें आप अपनी प्राइवेट जॉब अगर आपने की हो सरकारी में आने के पहले, तो आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं।
तो मेरा था तो मैंने मेंशन किया हुआ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी प्रबंधन विभाग में, जो कि 2017 से 2019 था, 2 साल के लिए। और उसके बाद फिर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट रहा, जो कि 2022 से 2025 तक था। और मेरा जहाँ मैंने काम किया वो था नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 10th पॉइंट में है कि क्या आप सभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित यानी प्रोसिक्यूटेड, यानी अगर आपको किसी भी क्राइम के लिए, क्या आपको किसी भी अदालत ने आपको अपराधी घोषित किया हो तो उसके बारे में डिटेल आपको देनी है, या अगर आप कॉलेज से रस्टिकेट हुए हो तो वो भी आपको बताना। अगर नहीं एप्लीकेबल है तो NA लिख सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी वही है कि क्या इस प्रमाणीकृत प्रपत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, यानी इस प्रपत्र को भरते अगर आपके खिलाफ कोई पुलिस केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसकी पूरी डिटेल आपको देनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल या क्रॉस करके छोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आइए, फिर वही चीज़ है कि आपको डिक्लेरेशन देना है, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पे मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, यानी अगर लड़का है तो करता हूँ करेगा, लड़की है तो करती हूँ करेगी। ठीक, हो गया हूँ या हो गई हूँ एज पर द जेंडर। ठीक है, दिया जाऊँ, हटा दिया जाऊँ या हटा दी जाऊँ एज पर द जेंडर। ठीक, दिनांक में आपका DV डेट और स्थान लखनऊ। यहाँ पे आपका पूरा साइन होगा, फुल नेम आएगा एज पर 10th सर्टिफिकेट और पूरा परमानेंट एड्रेस आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ प्रपत्र 3, फिर सेम वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका प्रिंटेड रहेगा, रोल नंबर प्रिंटेड रहेगा और आपकी बेसिक डिटेल यानी आपका नेम और DOP। अब यहाँ देखिए, जो नाम आपने इंग्लिश में यहाँ प्रिंटेड है उसी को आपको हिंदी में यहाँ लिखना होता है सही मात्रा के साथ। ठीक है, फिर पिता या पति का नाम, यदि विवाहित स्त्री हो तो, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जो कि मैरिड है तो वो पति का नाम यहाँ मेंशन करेगी या पिता का। अगर विवाहित है तो पति का नाम, और अगर विवाहित नहीं यानी अगर मैरिड नहीं है तो पति का नाम, पिता का नाम लिखेगी। ठीक है, जन्म तिथि, यहाँ पे आपकी ऑलरेडी जन्म तिथि प्रिंटेड होगी, उसको आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। सेम चीज़ जो पिछले प्रपत्र में था वही चीज़ यहाँ भी रिपीट करनी है। फिर फुल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस लिखना है जो कि आपने पिछले प्रपत्र में लिखा था। तो पूरा परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड और पुलिस स्टेशन के साथ लिखना है। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी कॉपी पेस्ट करनी है, यानी पूरा पूरा लिखना है आपको विथ पिन कोड एंड पुलिस स्टेशन। ठीक है, फिर सेवा या पद का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं तो आपको पूरा फिर वही लिखना है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ब्रैकेट में जनरल ऑब्लिक स्पेशल रिक्रूटमेंट, फिर ब्रैकेट बंद ऑब्लिक ऑडिटर। ठीक, फिर यहाँ पे यदि क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा जाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित सेवा से विमुक्त, इमरजेंसी कमीशन, यानी आप इनमें से कुछ भी है तो आपको यहाँ पे अपनी जाति उपजाति मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो क्रॉस करके छोड़ देना है। ठीक है, ये आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि आप इसको समझ लेंगे इसमें क्या भरना और कैसे भरना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब परीक्षाएं जिसमें उत्तीर्ण हो तो यहाँ पे आप अपनी जो जितनी भी आपने डिग्री डिप्लोमा कवर किया है आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। 10th, आपके सब्जेक्ट, आपका रोल नंबर, पासिंग ईयर और श्रेणी यानी डिवीज़न, फिर 12th, फिर आपका विषय यानी कॉमर्स, फिर आपका रोल नंबर, आपका पासिंग ईयर और आपका डिवीज़न, फिर BCom सेम चीज़, कोर्स यानी सब्जेक्ट, फिर आपका रोल नंबर, पासिंग ईयर सब। ठीक, तो MCom में भी सेम करना है पूरा। फिर अगर आप PhD होल्डर हैं, आपने PhD कर रखी है तो आप उसको भी मेंशन यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि BCom के साथ O लेवल का कॉम्बिनेशन चाहिए था तो O लेवल दिखाना है। यहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी भर सकते हैं, जो कि मेरा था 1053919। ठीक है, और किस साल में आपने उसको क्वालिफाई किया वो आपको दिखाना है और डिवीज़न क्या है वो दिखाना है। ठीक, अब यहाँ पर भी कि विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, यहाँ भी सेम आप भर सकते हैं जैसा मैंने ऊपर दिखाया था, यानी पिछले प्रपत्र में आपको दिखाया था। तो आपको पूरी डिटेल आपकी देनी है, आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम किया है और किस वेतन पे काम किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रपत्र। ये रहा आपका प्रपत्र 4 जो कि आपका है मेन। इसको आपको जैसे आप लोग रिपोर्ट कार्ड आपने देखा होगा, रिपोर्ट कार्ड आपका मिलता है, सेम ये रिपोर्ट कार्ड ही है, बस इसमें आपको मार्क्स दिखाने हैं। आपने मतलब जो कोर्स किया हुआ है 10th 12th BCom MCom, और अगर O लेवल आप MCom भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन BCom और O लेवल दिखाना मस्ट है अलॉन्ग विथ 10th एंड 12th। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नाम, सब कुछ
ठीक। उसके बाद और ऐसे ही दिखाना जैसे मैं दिखा रहा हूँ। जैसे हिंदी में है आपको जितना मिला तो ये है ऑब्टेन मार्क्स, ये है टोटल मार्क्स, तो 66 नंबर मिला बटे 100। ठीक। अंग्रेजी में 70/100, गणित 40/100, संस्कृत अगर आपने लिया हो तो वो 73/100, साइंस 71/100, सोशल साइंस 58/100। ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसका टोटल आपको कहाँ करना है मैं वो भी नहीं दिखा देता हूँ। उसी की लाइन में नीचे आना है, योग लिखा हुआ है 378 लिखना है, 600 लिखना है और फिर उसका डिवीजन लिख देना है। इससे डिवाइड करके आपको डिवीजन आ जाएगा। अब चलिए 12th के बारे में देखते हैं। 12th में भी आपके 2 सब्जेक्ट कॉमन ही होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो कि आपका होता है। उसमें भी सेम है 40/60/100। फिर आपको आना है नीचे, यहाँ आपको डैश कर देने हैं क्योंकि यहाँ पे ये सब आपका नहीं रहता। 12th में आप जो सेलेक्ट करते हो आपको वो मिलता है। तो आप कॉमर्स का है तो अकाउंट्स में 54/100, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 45/100, बैंकिंग 48/100। अब ये जान लीजिए कि बैंकिंग ऑप्शनल पेपर होता है, तो आपका जो भी रहा होगा आपको वहाँ पे वो लिखना है। ठीक है। और इसमें भी सेम करना है, नीचे ला करके यहाँ पे आपको टोटल करना है। जैसे ये मैंने किया है 247/500, तो जो डिवीज़न था वो आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं बीकॉम की। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का यहाँ लिखना है, उसको डैश करते हुए यहाँ लाना है, ठीक उसके नीचे लाना है। और आपका बीकॉम फर्स्ट टाइम जितना भी था, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज मेंशन कर सकते हैं, अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा ईयर वाइज था 285/600, फिर बीकॉम सेकेंड ईयर 307/600 और फिर बीकॉम थर्ड ईयर 415/700। ठीक। अब सेम चीज़ एमकॉम के साथ भी करनी है। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 362/600, एमकॉम सेकेंड 446/700, एमकॉम थर्ड 313/500 और एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर 273/400। ठीक। अब जो इसमें एलिजिबिलिटी है, जो कि मेन बेसिक था, वो था ओ लेवल। तो ओ लेवल भी यहाँ लिखना है और डैश करते हुए लास्ट तक लाना, और फिर यहाँ पे उसका जो आपको ग्रेड मिला था वो आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है। गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम क्लियर है ये। इसको बाद मैं एक बार सामने रख देता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक। अब यहाँ पे वही करना है, बीकॉम का टोटल मार्क्स यहाँ लिख करके टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स उससे डिवाइड करना है और डिवीजन निकालना है। एमकॉम में भी सेम करना है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड करना है और डिवीजन निकालना है। ठीक। और फिर वही सेम यहाँ पे आपका फुल साइन और उसके बाद ये प्रपत्र कंप्लीट। तो ये था आपका वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपका फॉर्म भरने में अच्छे से। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।